हेलो बच्चों। ठीक है, आवाज ठीक है। हमने यहाँ तक का टॉपिक्स डिस्कस कर लिया था। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या था। उसके बाद हमने जाना था एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट, फिर उसका शेड्यूल और डायग्राम, ये हमने बना लिया था। उसके बाद हमने एग्रीगेट सप्लाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट, शेड्यूल और डायग्राम। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमने डिस्कस करा था कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, उसका इक्वेशन, फिर उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम। अब आज हम कॉन्सेप्ट 5 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले उसके बारे में जान लो आप लोग, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो कॉन्सेप्ट 5 जो हमारा शुरू होगा आज, वो आपका है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन से ही रिलेटेड है, इसको आप कंजम्पशन फंक्शन से ही जोड़ सकते हो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब वो किस फॉर्म में होगा या किस रेट में होगा, उसको प्रोपेंसिटी कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब यहाँ पर यह है कि इनकम इंक्रीज होने पे कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, वो जो सिग्निफाई करेगा वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, सिग्निफाई द इंक्रीज इन कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिग्निफाई द इंक्रीज इन कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये तो कॉमन मीनिंग हुआ आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब होता क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। ठीक है, एपीसी समझते हैं पहले। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसी पर्टिकुलर इनकम पर कंजम्पशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो आपकी 100 रुपए इनकम है और आप उस 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कर देते हो। आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज, और आप 100 में से कितना खर्च कर देते हो, 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 100, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम, कितना हुआ सर, 60% हो गया। 60%, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इनकम का 60% कंजम्पशन पे खर्च कर देते हो। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसे एपीसी कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं रेफर्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, किसी लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन होगा उसको एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। एमपीसी भी एक बार बता देता हूं मैं, फिर बाद में दोबारा बता दूंगा जब लिखवाऊंगा। मार्जिनल जो होता है, आप लोगों को पता है, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हुआ इनकम में जो चेंज होगा उससे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। जैसे अभी मैंने कहा 100 रुपए की इनकम पे 60 रुपए का कंजम्पशन है, तो ये तो एपीसी हुआ। अब मान लो आपकी 100 रुपए से इनकम 200 रुपए हो गई, 100 से इनकम आपकी 200 रुपए हो गई, और कंजम्पशन आप मान लो आपका 60 रुपए से हो गया आपका 140। कुछ भी मान लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 100 से हो गई 200, और कंजम्पशन आपका 60 से हो गया 140। तो 60 और 140 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 80। और 100 और 200 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100। तो इनकम कितने से चेंज हुई, 100 से, चेंज इन इनकम। कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ, 80 से, चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करोगे 80/100, तो 0.8 आएगा, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। 0.8 का मतलब 80%। इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंटल इनकम का 80%, इंक्रीमेंटल इनकम, दाने ना इनकम नहीं, इंक्रीमेंटल इनकम, इंक्रीमेंटल मतलब जो इनकम मेरी बढ़ी है, बढ़ी हुई इनकम का 80% में कंजम्पशन पे खर्च कर देता हूँ, इसका ये मतलब होता है। समझ गए। तो एमपीसी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज जो मैथमेटिक्स में बच्चे डेरिवेटिव में करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हो ना आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक फंक्शन होता है, वही होता है यहाँ पर। वो जो डी अपॉन डी एक्स होता है ना, वही यहाँ पे डेल्टा होता है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो आप कर रहे हो ना, वो डेरिवेटिव ही होता है बच्चे। ठीक है, कभी टाइम होगा तो मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक इससे करा के दिखा दूंगा, तो समझ आ जाएगा। अभी हम आते हैं, लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ से, हम शुरू करते हैं आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 से।
दिख रहा है सबको? ठीक। कॉन्सेप्ट 5 हमारा है ये। इसको हम कॉन्सेप्ट 5 प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। ये प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम दो तरीके के हैं। एक है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, और एक है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, या आप ये कह लो इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और ये होता है आपका रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो मीनिंग हम पढ़ लेंगे, हमारी बुकलेट्स में भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला और आपको टेबल से समझा के दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे पहला नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, एपीसी। एपीसी इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। एपीसी इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इनकम लेवल, मान लो इफ इनकम लेवल if income level is rupees if income level is rupees 150 150 crore, मान लो 150 करोड़ इनकम लेवल इज रुपीज 150 करोड़, एंड and out of which and out of which 100 crore is spent, out of which rupees 100 crore is spent, उसमें से हम 100 करोड़ स्पेंड कर देते हैं, स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ऑन कंजम्पशन। 150 करोड़ में से 100 करोड़ हम कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, देन तो आपका एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है सर, सी अपॉन वाई। कंजम्पशन कितना है 100 करोड़, इनकम कितनी है 150 करोड़, डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका 10/15 को पूरा डिवाइड कर दोगे तो आपका ये 0.66 आ जाएगा। इस 0.66 का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है दैट इज इन एन इकोनॉमी दैट इज इन एन इकोनॉमी दैट इज इन एन इकोनॉमी 66% ऑफ इनकम 66% of income is spent 66% of income is spent on consumption, 66% कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है। अगर ये एग्जांपल है तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये मतलब है, एपीसी का मतलब किसी इकोनॉमी में उसकी जितनी इनकम है उसका 66% कंजम्पशन पे स्पेंड हो जाता है, ये आपका एपीसी। अच्छा, इसको इलस्ट्रेटिव शेड्यूल से समझते हैं एक। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, सी अपॉन वाई है, एपीसी सी अपॉन वाई करा 100/150, तो ये 0.66 होगा। ठीक है, तो दैट इज इन एन इकोनॉमी 66% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 66% हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका शेड्यूल बनाएं एक, मान लो हम यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल हम इनकम और कंजम्पशन पहले हमें लेना पड़ेगा वैल्यू। मान लो इनकम हमने वाई से डिनोट कर दिया, इनकम ले लेंगे हम, कोई भी वैल्यू ले लेंगे अभी। इनकम के बाद हम ले लेंगे कंजम्पशन, और कंजम्पशन लेने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे एपीसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मान लो इनकम हमने ले लिया है 0 और कंजम्पशन ले लिया है 100, फिर हमने इनकम लिया अगला 100 और कंजम्पशन को 50 से बढ़ाया हमने 150, फिर यहाँ पे इनकम ले लिया हमने 200, इसको कर लिया 200,
इनकम ली हमने 300, इसको 50 से बढ़ाया है 250। इनकम ले ली हमने 400, इसको कर लिया हमने 300। और फिर एक इनकम और ले लेते हैं, फिर इनकम हमने ले ली 500 और इसको हमने कर लिया मान लो 3। ठीक है, पहले जो टेबल बना रहे थे वही टेबल बना दी मैंने। ठीक, एपीसी के लिए सर सी अपॉन वाई करना होता है, तो जब 100/0 करोगे तो मैथमेटिकली तो ये इन्फिनिटी होना चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ, आपकी बुक में डैश लिखा होगा। ठीक है, 0 से डिवाइड। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 150 को डिवाइड करोगे 100, तो आप 150 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना, जो भी वैल्यू होगी। 150 150 डिवाइडेड बाई 100 1.5। फिर आप यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 200 कर लेना, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 300 250 डिवाइडेड बाई 300 250 डिवाइडेड बाई 300, तो ये 0.83 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 400 300 डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 0.7। फिर आप यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 350 कर लेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 350। एक मिनट, 500 डिवाइडेड बाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो गई था। सॉरी, कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है ना, 350 ऊपर होगा, 350 डिवाइडेड बाई 500, सॉरी ये ऊपर तक तो सही करा था हमने। 350 डिवाइडेड बाई 500, 0.70, ये आपकी एपीसी की वैल्यू है। ये मान लो हमारी टेबल बन गई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ठीक। अब आते हैं डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंट में मैं आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ वैसे ही समझा देता हूँ कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे, वैल्यू प्रेजेंट नहीं करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक कंजम्पशन कर्व होता है, हमें पता है नॉर्मल हमारा इस तरीके से होता है, लीनियर कंजम्पशन कर्व। मान लो हमने ये बना दिया, ये कंजम्पशन कर्व बना लिया हमने सी। ठीक है, ये लीनियर कंजम्पशन कर्व होता है, पता है ना सबको ये कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है हमारा। इसको लीनियर कंजम्पशन कर्व कहते हैं, मतलब कंजम्पशन आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। फिर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, मान लो मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल मान लो मैं इस पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो हम इस पे 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं कहीं पर, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं मान लो ऐसे, इससे आप नीचे ले आना, इसको y नाम दे दो, इसको m नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक पॉइंट आप और ले लो आगे, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये आप ऐसे ले आना, इसको y1 नाम दे देना, इसको आप n नाम दे देना, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको a पॉइंट नाम दे देना, इसको b पॉइंट नाम दे देना। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है खाली। ठीक है, अब अगर मैं आपको पॉइंट ए पर एपीसी की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट पर एपीसी की बात करूं आपसे, तो एपीसी का मतलब होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कंजम्पशन देखो कहाँ पे है, ये रहा कंजम्पशन आपका ना, कंजम्पशन ये यहाँ पे है, ये कंजम्पशन यहाँ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है एम, तो ओ से लेके एम तक होगा कंजम्पशन, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे कंजम्पशन दिखाते हैं, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, 100 200 300 कुछ भी हो सकती है, अगर हम वैल्यू लिखते तब। हमने वैल्यू लिखी ही नहीं है, तो ओ एम मतलब मैथमेटिकली हम ओ एम डिवाइडेड बाई इनकम से डिवाइड करना होता है, तो ओ से लेके वाई तक इनकम है, तो ये ओ वाई, तो ये पॉइंट ए पे एपीसी हो गया, ये एपीसी हो गया पॉइंट ए पर। फिर अगर हम पॉइंट बी पे एपीसी की बात करें, यहाँ पे अगर हम एपीसी की बात करें, तो एपीसी इज इक्वल टू
ओ से लेके एन तक होगा कंजम्पशन इस बार, और इनकम ओ से लेके वाई वन तक होगी। तो ओ वाई वन ये आपका एपीसी हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ मैथमेटिकली दिखाना था, अगर यहाँ पे कोई नंबर्स लिए होते हैं हमने तो उन नंबर को आपस में डिवाइड कर लेते तो ऐसी कोई वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है बात, ठीक है। तो ये क्या हुआ अभी हमारा एपीसी का शेड्यूल हुआ आपका ये, और ये एपीसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का इतना हमने अभी जाना है। अब हम आते हैं एमपीसी पे, इस पे आते हैं अब एमपीसी पे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ना हमने अपने आप से लिए हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आप यहाँ पे एक्स और वाई लिख लो, यहाँ पे आप के और एम लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैं बता रहा हूँ ना, ये नाम है बस पॉइंट के। अगर मान लो यहाँ कोई वैल्यू होती, जैसे मान लो यहाँ 250 होता जैसे ये, और यहाँ पे होता मान लो 300, तो 250 डिवाइडेड बाई 300, तो इस पॉइंट पे एपीसी 0.83 आ जाता। अगर 250 है यहाँ पे, यहाँ मान लो होता 350, ये 350 वाला पॉइंट होता और ये 500 वाला पॉइंट होता मान लो, तो 350 डिवाइडेड बाई 500 ये आ जाता 0.70। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी, इसलिए हमने ऐसे नाम लेके दिखा दिया। आप पॉइंट्स लेके भी दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो घर में बाद में ट्राई कर लेना। ये इनकम यहाँ ले लेना 0, 100, 200, 300, 400, 500, और कंजम्पशन यहाँ ले लेना 100 हो जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिर 150, 50 50 से ले लेना, 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे सारे पॉइंट को ज्वाइंट करके एक कंजम्पशन कर्व बना लेना, तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट पे एपीसी निकाल सकते हो आप। ठीक है, आते हैं एमपीसी पे। ठीक है, एमपीसी देखते हैं। देखो नेक्स्ट आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको एमपीसी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने लिख नहीं रहा यहाँ। मीनिंग मीनिंग क्या बताया था? इट इज द रेशियो। क्या मीनिंग बताया था एमपीसी का? रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जितना चेंज आएगा उसको हम एमपीसी कहेंगे। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर इनकम पे नहीं होगा, इनकम के चेंज को यहाँ पे देखा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना सर? एमपीसी इज इक्वल टू आपका डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर हम एग्जाम्पल लिखें कोई तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ये लो। फॉर एग्जाम्पल, income increases. For example, increases income increases from rupees 200 to rupees 400, rupees 400, and consumption and consumption and consumption increases from rupees 160 to rupees 240, 160 से 240। देन अगर ऐसा होता है तो आपका एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन। तो कंजम्पशन में चेंज देखो 240 माइनस 160, और इनकम में चेंज कितना 400 माइनस 200, तो ये 80 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 200। तो 80 डिवाइडेड बाई 200 करना तो जरा, 80 डिवाइडेड बाई 200, 0.4, 0.40। इस 0.40 का क्या मतलब है यहाँ पे? इस 0.40 का मतलब यहाँ पर ये है, इसका ये मतलब है, यहाँ देखें, दैट इज 40%, दैट इज 40% ऑफ द that is 40% of the incremental, that is 40% of the incremental income, that is 40% of the incremental income is spent, that is 40% of the incremental income is spent on consumption, on consumption,
कंजम्पशन पे स्पेंड हो गया, मतलब इंक्रीमेंटल इनकम जितनी भी होगी हमारी उसका 40% कंजम्पशन पे स्पेंड हो जाएगा। ये आपका एमपीसी है। अगर हम इसका इलस्ट्रेटिव शेड्यूल बनाएं, अगर हम इसका शेड्यूल बनाएं आपके लिए, यहाँ पे ये देखें शेड्यूल, अगर हम इसका इलस्ट्रेटिव शेड्यूल बनाएं तो शेड्यूल में हमें क्या करना पड़ेगा सर, फिर से वही इनकम लेनी पड़ेगी जो आपने पहले ली थी, ठीक है। इनकम ले लेंगे, इनकम के बाद क्या लेना पड़ेगा, कंजम्पशन का कॉलम बनाना पड़ेगा, कंजम्पशन की वैल्यू भी ले लोगे, कंजम्पशन की वैल्यू लेने के बाद आपको एमपीसी का कॉलम बनाना, एमपीसी, जरा इनकी वैल्यू लिख लेते हैं भाई पीछे वाली। तो हमने इनकम सर 0 से शुरू करी थी, थोड़ा गैप दे के लिखूंगा, मुझे इस बार कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। कंजम्पशन सर आपने 100 लिया था पहले, फिर आपने 50-50 के गैप से इसको इंक्रीज कर दिया, 250, 250 के बाद ये 300, 300 के बाद 300। एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो पहला तो डैश होगा, चेंज के लिए हमेशा डैश हो जाता है ये पहला। फिर इनकम में कितना चेंज आया सर, इनकम में 100 और 150 के बीच में 50 का चेंज आया कंजम्पशन में, सॉरी। और इनकम में कितना चेंज आया, 100, तो ये 0.5 आ जाएगा। फिर कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 50, इनकम में कितना चेंज आया, 100, तो ये भी 0.5 आ जाएगा। फिर आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 50, इनकम में कितना चेंज आया, 100, तो ये भी 0.5। फिर कंजम्पशन में चेंज आया 50, इनकम में चेंज आया 100, ये भी 0.5। और कंजम्पशन में चेंज आया 50 और इनकम में चेंज आया 100। ये कांस्टेंट एमपीसी आ गया क्योंकि लीनियर कंजम्पशन कर्व बनेगा हमारा, ठीक है ना। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, लीनियर कंजम्पशन कर्व बनेगा इसलिए कांस्टेंट एमपीसी। ये आपका टेबल हो गई। अभी इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया जाए तो देखो कैसे होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, लीनियर कंजम्पशन कर्व बना देते हैं पहले एक। मान लो हमने कोई भी एक लीनियर कंजम्पशन कर्व बना लिया, ये हमारा कंजम्पशन कर्व, कोई भी एक लीनियर कंजम्पशन कर्व बना लिया। इसके ऊपर कोई दो पॉइंट ज्वाइंट कर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट इसके ऊपर ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ मान लो हमने एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। क्लियर है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको नाम देना है, देखो पीछे वाले नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एम और एन कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, इस बार इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने आपको पहले बताया था नाम लिखने का ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको जो समझना है लॉजिक, वो ये समझना है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, मैं डॉटेड लाइन यहाँ बना दूं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, या इसको ऐसे बना दूंगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिखा रहा है आपका चेंज इन इनकम। अगर मैं यहाँ y और यहाँ y1 लिखूं तो ये y1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये आपका चेंज इन कंजम्पशन है। तो ये चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ आपका, एम एन। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे एमपीसी निकालना है, इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे इस पॉइंट पे एमपीसी निकालना है, तो इनकम का चेंज और कंजम्पशन का चेंज, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इनकम का चेंज और कंजम्पशन का चेंज, तो एमपीसी हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा सी। डेल्टा सी है आपका एम एन, और डेल्टा वाई है आपका वाई वाई, ये आपका एम।
ठीक है, ये आपका एमपीसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे इनकम दिखानी होती है, पता है, मैं लिख नहीं रहा बार बार, आप लोगों को मालूम है, इनकम और यहाँ पर कंजम्पशन। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो ये क्या हुआ, एमपीसी का शेड्यूल और एमपीसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक बार बना लें आप लोग ये। हाँ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बी और ए। ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, एम एन की जगह एन यहाँ लिख लो, एम यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमें तो बस दिखाना था कि एमपीसी कैसे, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। जैसे मान लो ये इनकम, यहाँ पे मान लो ये 200 है, और ये इनकम है मान लो 300, और ये कंजम्पशन है मान लो 200, और ये कंजम्पशन है 250। तो फिर मुझे यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, मतलब ये वाला एमपीसी निकालना है। ठीक है ना, इसके ऊपर इस पॉइंट पे अगर एमपीसी निकालना है तो फिर मुझे चेंज इन कंजम्पशन देखना पड़ेगा, जो कि कितना है 50, और चेंज इन इनकम कितना है 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5। अगर मैंने यहाँ नंबर प्लॉट करे होते तब की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ स्केल लेके नहीं, ऐसे ही बनाया है आपका डायग्राम बिना स्केल का। ठीक है, ये बात एपीसी और एमपीसी की कुछ बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये लिख लें, लिख लिया होगा सबने। ठीक है, एक नोट लिखवा देता हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के काम मैं नहीं लिखवाऊंगा नोट, सिर्फ एक नोट आपको लिखवा दे रहा हूँ बस। सिर्फ एक नोट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, बाकी के मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। एक नोट आप लिखें, वैल्यू ऑफ एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरी बिटवीन 0 and 1। एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। 0 और 1 के बीच में वेरी करने का मतलब क्या है यहाँ पर, इफ इफ द इंटायर इनकम, इफ द इंटायर इनकम, अगर मान लो हमने पूरी की पूरी इनकम, इफ द इंटायर एडिशनल इनकम लिखना था, एक, इफ द इंटायर ऐसे मत लिखो वरना समझ नहीं आएगा, इफ द इंटायर एडिशनल इनकम, इफ द इंटायर एडिशनल इनकम, अगर हम अपनी जो एडिशनल इनकम है वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर लें, इज कंज्यूम्ड, इज कंज्यूम्ड, अगर हम पूरा का पूरा कंज्यूम्ड कर लें, दैट इज, दैट इज जो मेरा डेल्टा सेविंग होगा, जो मेरा डेल्टा सेविंग होगा वो जीरो हो जाएगा। कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा मैं, जो डेल्टा सेविंग होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, देन जो आपका एमपीसी होगा, जो एमपीसी होगा वो 1 आ जाएगा। मतलब जितनी इनकम, जैसे मान लो यहाँ पे एडिशनल इनकम 100 है और एडिशनल कंजम्पशन भी 100 हो जाए, ये 100 से 200 हो जाए, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 1 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो ये कह रहा है कि इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, अगर पूरी की पूरी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लेंगे तो मेरा एमपीसी 1 हो सकता है। ये पहली बात। फिर कह रहा है इफ एडिशनल इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इफ इंटायर इंटायर एडिशनल, इफ इंटायर एडिशनल इनकम इनकम इज सेव्ड, अगर हम पूरी की पूरी एडिशनल इनकम सेव कर लें तो हमारा डेल्टा सी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन जीरो, क्योंकि सारा पैसा हमने सेव कर दिया, और अगर चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो गया तो आंसर जीरो। देन देन एमपीसी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एमपीसी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, मेरा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो हमने एपीसी, एपीसी का शेड्यूल, एपीसी का डायग्राम, एमपीसी, एमपीसी का शेड्यूल, एमपीसी का डायग्राम, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। आप बताएंगे आप लोग, क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? आंसर अभी तो आपने बताया, द आंसर इज यस।
क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? द आंसर इज यस। अभी हमने टेबल बनाई थी, उसमें स्टार्टिंग में एपीसी की वैल्यू जो थी हमारी वो 1 से ज्यादा थी। आपने टेबल बनाई होगी, आप चेक करो, 1.5 थी ना, 1.5। तो कब सर 1 से ज्यादा हो सकती है? एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा तब हो सकती है जब तक मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम से ज्यादा रहेगा। जब तक मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम से ज्यादा रहेगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले। तो एपीसी की वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले आपकी 1 से ज्यादा हो सकती है। तो आंसर इज यस। फिर मैं कह रहा हूं क्या एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है? इसका भी आंसर इज यस। एपीसी की वैल्यू सर 1 हो सकती है ब्रेक इवन पॉइंट पर, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं। जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो ये बात लिख लो, मैं नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मैं बाद में एक बड़ी सी टेबल बनवाऊंगा, वहीं बता दूंगा सारी वैल्यू, 1 से ज्यादा 1 से कम कितनी होती है। अलग अलग नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है ना। लास्ट में जब ये खत्म होगा अभी, तो एक लंबी सी टेबल बनवा दूंगा, ठीक। फिर आपका तीसरा, क्या एपीसी की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? द आंसर इज यस। एपीसी की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1 से कम ही तो है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1 से कम है ना। आप देखो अपनी टेबल ध्यान से खोल के, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका 0.83, 0.75, 0.70 आया था आपका, तो ये 1 से कम है। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है जब कंजम्पशन इनकम इक्वल होंगे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर। और एपीसी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जब कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है। ठीक। उसके बाद एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। क्या एपीसी घटता है इनकम बढ़ने पर? द आंसर इज यस। आंसर क्या है? यस है, एपीसी घटता है। देखो आप, एपीसी घट रहा है 1.51 से 0.83, 0.75, 0.70। तो एपीसी फर्दर फॉल होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं। जब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से कम होता है, क्योंकि कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं। तो वो इसलिए एपीसी आपका घटता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या एपीसी जीरो हो सकता है? क्या कभी एपीसी जीरो हो सकता है? बताओ, क्या एपीसी जीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन होता है, वो वाला कंजम्पशन, तो वो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एपीसी के थे। एक एमपीसी का मैंने आपको लिखवा दिया नोटबुक में कि 0 से 1 के बीच में वेरी करती है वैल्यू। अच्छा, एक सवाल और है, गरीब आदमी का एमपीसी ज्यादा होगा या अमीर आदमी का एमपीसी ज्यादा होगा? रिच पीपल का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा या पुअर पीपल का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा? अमीर, रिच। अमीर और रिच आंसर देते हैं बच्चे इसमें ज्यादातर। गलती उनकी नहीं है, आप लोग तो अपने हिसाब से सही सोच रहे हो, लेकिन उस लेवल पे नहीं सोच पा रहे। ध्यान से देखना यहाँ पे, जो अमीर आदमी है, ये जो अमीर देश है, वो अपनी बेसिक नीड्स को बहुत पहले पूरा कर चुका है। लेकिन जो गरीब आदमी है और जो गरीब देश है, उसकी बहुत सारी बेसिक नीड्स अभी अनसेटिस्फाइड हैं। तो वो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कंजम्पशन पे खर्च कर देता है। तो एमपीसी यही तो होता था हमारा कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन पे कितना खर्च होता है, 60%, 70%, 80%, 90%, कितना, या 40%। तो ज्यादा एमपीसी किसका होता है सर? पुअर पीपल का होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी बेसिक नीड्स अभी अनसेटिस्फाइड रह गई हैं। आप लोगों के भी बहुत से सपने हैं, ठीक है ना, हम अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं। बहुत से लोग हो सकता है ये काम करते हो, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हों, क्या पता ये चीजें वो पहले ही कर चुके हों, उनके पास पैसा हो, अच्छी जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। तो जो लोग अभी जिनकी अनसेटिस्फाइड है ये नीड, तो वो जब कमाना शुरू करते हैं, तो एडिशनल इनकम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन वो अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं। तो पुअर पीपल का एमपीसी रिच पीपल के एमपीसी से ज्यादा होता है। एक बात यहाँ पे ये क्लियर होगी, ठीक है। एमपीसी भी फॉल होता है इनकम इंक्रीज होने पे, लेकिन हमने कांस्टेंट एमपीसी का यहाँ पे वो ले रखा है, ठीक है ना। आपका इट हैपेंस बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम रिचर, इट हैज अ टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एमपीसी भी फॉल होता है, लेकिन मैंने अपने एग्जांपल में आपको जो एमपीसी दिखाया था वो कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है ना। जो मैंने आपको अपने एग्जांपल में एमपीसी दिखाया था वो कांस्टेंट आ रहा था, वो हम बाद में समझेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस लिख लेते हैं सर, इसका डिफरेंस लिख लेते हैं।
देखो आप लोग, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, डिफरेंस difference between APC and MPC. Difference between APC and MPC. Difference between APC and MPC. ठीक है। अच्छा सर, डिफरेंस लिखने के लिए सर क्या करना होता है, एक बेसिस का कॉलम बनाना होता है हमें। जब भी कभी एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो हम बेसिस का कॉलम जरूर बनाएंगे, बिना बेसिस के डिफरेंस नहीं लिखेंगे। एक तो सर बेसिस का कॉलम हो जाएगा, फिर इसको दो बराबर कॉलम में बांट, मान लो ये बराबर है। एक तरफ हम एपीसी लिख देंगे और एक तरफ हम एमपीसी। पहला पॉइंट आपका मीनिंग का हो जाएगा, तो मीनिंग तो आप वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ लिखेंगे मीनिंग, मीनिंग इट इज इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द to the corresponding level of income, to the corresponding to the corresponding level of income, to the corresponding level of income, to the corresponding level of income at a point, at a point of time, at a point of time. MPC में लिख देंगे it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of change in, it is the ratio of change in consumption, it is the ratio of change in consumption to change in, to change in income। मतलब इनकम में चेंज होने पे जो कंजम्पशन में चेंज होता है उसको एमपीसी कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पहला पॉइंट हो गया दोनों का, इसको बंद कर दिया हम यहाँ पे ऐसे। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, वैल्यू मोर देन वन, वैल्यू मोर देन वन। किसकी वैल्यू वन से ज्यादा हो सकती है, वैल्यू मोर देन वन। एपीसी वन से ज्यादा हो सकता है, अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस करा था कि एपीसी वन से ज्यादा हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एपीसी कैन बी मोर देन वन, एपीसी, एपीसी कैन बी, एपीसी कैन बी मोर देन वन, APC can be more than one as long as, as long as, as long as C more than Y। जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा रहेगा, C more than Y, that is till the break even point, that is till the break even point, that is till the break even point, that is till the break even point। क्या एमपीसी वन से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। MPC cannot be more than one, MPC cannot be more than one, MPC cannot be more than one। MPC कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता। MPC cannot be more than one as, क्योंकि कभी भी चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो गए हमारे कितने, तो 2 पॉइंट। तीसरा लिख लें, तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम,
response to change in income, response to change in income, response to change in income when इनकम इंक्रीजेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकम बढ़ने पे एपीसी घटता है। when income increases APC falls, but at a but at a rate less than that of MPC, लेकिन MPC के कम रेट से घटता है। मतलब जिस रेट से MPC घटेगा उसके कम रेट से APC घटता है। इसका मतलब ये हुआ MPC भी घटता है, तो यहाँ लिख लेंगे when income increases, when income increases, when income increases, MPC also fall। आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमारे टेबल में तो MPC कहीं फॉल नहीं हुआ। MPC फॉल होता है, हमने वो लीनियर कंजम्पशन कर्व बनाने के लिए वैसी वैल्यू ली थी ताकि हमारा कंजम्पशन कर्व लीनियर बन पाए। वरना अगर मैं MPC फॉल कर देता ना तो कंजम्पशन कर्व कुछ और बनेगा, उसके चक्कर में मत रहो, आपके कोर्स में नहीं। MPC also falls but at a rate more than that of APC, APC के ज्यादा रेट। ठीक है, नंबर 4, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं अपने आप से ऐड करवा दे रहा हूँ। इसमें से कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है? स्टॉक एंड फ्लो। क्या पता बन जाए क्वेश्चन यहाँ पे। एपीसी स्टॉक है या फ्लो है? देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ लिखा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता था सर वो होता था आपका फ्लो, और जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता था वो होता था स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे एपीसी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एपीसी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, और एमपीसी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एमपीसी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, पांचवा पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला एपीसी इज इक्वल टू है सी डिवाइडेड बाई वाई, और एमपीसी इज इक्वल टू है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये डिफरेंस। हाँ, एक बार हम देख लें हमने क्या क्या पढ़ा, अपने बुकलेट से भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चल रहा था हमारा कॉन्सेप्ट 5। ये आपका लिखा हुआ मीनिंग, एपीसी का मीनिंग लिखा हुआ है, ये एग्जांपल यहाँ पे जैसे पेन से लिखा हुआ है ना, ऐसे आप लोग भी भर लेना किताब। ठीक है, मैंने आपको कॉपी में लिखवा दी है सारी बातें। टेबल यहाँ ज्यादा बड़ी नहीं बनी हुई है क्योंकि 2 नंबर्स वाली टेबल बनवाता था मैं पहले, और मैंने आपको पूरी टेबल बनवा दी है। फिर एमपीसी पढ़ा था हमने, एमपीसी का मीनिंग लिखा हुआ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन। ठीक है, फिर वो एग्जांपल ये टेबल शेड्यूल डायग्राम की जगह है। तो ये आप कॉपी कर लोगे, पूरी नोटबुक मेंटेन कर लेना अपनी, या ये बुक जिसके पास हो वो बुक के अंदर भी फिल कर सकता है। ठीक है, फिर आपका ये डिफरेंस है, यहाँ भी खाली ये मैंने पूरा लिखवा दिया। चाहे 4 पॉइंट की जगह है खाली, मैंने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा दिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेविंग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, यही टॉपिक है। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या आप लोग तब तक रेडी कर लें। ठीक है, बंद कर।